नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बलराम आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग हाई कोर्ट के अंतर्गत शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि न्यायाधीश अपने पद पे जाने से पहले क्या क्या शपथ लेता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल या फिर उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और वह निम्न शपथ लेता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है वो किसके सामने शपथ लेता है? तो राज्यपाल के सामने वो शपथ लेता है, या तो फिर अगर राज्यपाल के द्वारा ही किसी अधिकृत व्यक्ति है उसके पास शपथ लेता है। और वो क्या क्या शपथ लेता है? तो वो बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। सम्यक आचरण और श्रद्धा पूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय, पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के बिना पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो 4 शपथ लेता है और वो चारों इस प्रकार है। और यही वो कहाँ शपथ लेता है? तो वो राज्यपाल के पास शपथ लेता है या तो फिर उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के पास। अब हम लोग देखेंगे कार्यकाल यानी टेन्यूर के बारे में कि न्यायाधीश अपने पद पे कितने वर्षों तक कार्यरत रह सकता है और न्यायाधीश बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो बता दूं कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपने पद पे 62 वर्षों तक कार्यरत रह सकता है, यानी अपने पद पे 62 वर्षों तक उपस्थित रह सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो इससे पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। नोट की बातें हैं कि न्यायाधीश की न्यूनतम आयु से संबंधित संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश कितनी आयु में बनेगा, उससे जो उसका न्यूनतम आयु है उसका संविधान में कोई उस स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका के द्वारा आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 45 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो। ये न्यायपालिका के अतिरिक्त करना था। कितने वर्ष की? कम से कम 45 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो। अगर न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई भी फैसला होता है तो इसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति को किसके द्वारा है? तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सलाह के अनुसार ही है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई भी मामला होता है, यानी कोई भी बहस होता है, तो उसका जो निराकरण करता है सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हो सकता है। और किसके? तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे। अब हम लोग न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे कि न्यायाधीशों को क्यों हटाया जाता है, किस स्थिति में हटाया जाता है और क्या क्या प्रोसेस लगता है। तो न्यायाधीशों को तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान के नज़र में दोषी करार हो चुका हो, या तो फिर उसके पास न्यायाधीश की योग्यता नहीं हो। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है, जिसके लिए संसद में उसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत निम्न प्रक्रिया के अनुसार उसे हटाया जाता है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा के 100 सदस्य अथवा राज्यसभा के 50 सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव जारी करता है और वो प्रस्ताव वो सदन में अध्यक्ष या फिर सभापति को जाकर सौंपता है। सेकंड प्रोसेस है कि ये प्रस्ताव जो है वो सभापति या फिर अध्यक्ष एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। थर्ड प्रोसेस है कि अगर प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेता है
तो वो जो सभापति या फिर अध्यक्ष होता है वो 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। तो 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? थर्ड प्रोसेस में जो 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है उसमें कौन कौन सा सदस्य होता है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 3 सदस्यीय समिति में सबसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर यहीं का कोई एक प्रख्यात विधिवेत्ता होगा। सेकंड नंबर में होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और थर्ड नंबर में होगा एक प्रख्यात विधिवेत्ता। ये 3 सदस्यीय समिति का गठन में किया जाता है, ये तीनों प्रोसेस। और अगर अब 4 प्रोसेस है कि अगर ये 3 सदस्यीय समिति जो हुआ, अगर इसमें समिति इस प्रस्ताव पे पहुंचता है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है, तो फिर से न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू किया जाता है। और सबसे लास्ट प्रोसेस यानी 5th है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया लागू किया जाता तो फिर से संसद के दोनों सदनों के द्वारा, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत का प्रस्ताव जारी करके राष्ट्रपति के पास उसे संतुष्टि के लिए भेजा जाता है। अब तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार सोच समझकर न्यायाधीश को हटा सकता है। तो न्यायाधीश को हटाने का 5 प्रोसेस है। कौन कौन, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। तो बता दूं कि भारत में हाई कोर्ट का गठन सबसे पहले 1862 ईस्वी में हुआ, और कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, बम्बई और मद्रास में 1862 ईस्वी में हुआ। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में चौथे उच्च न्यायालय का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो चौथे उच्च न्यायालय का गठन 1866 ईस्वी में हुआ, और कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। तो 24 हाई कोर्ट है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो संयुक्त उच्च न्यायालय है, सरकार को कब अधिकार दिया गया है कि वो संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये अधिकार सरकार को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय, जिसका अपना उच्च न्यायालय। तो वो दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद एक उच्च न्यायालय है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श किस अनुच्छेद में किया गया, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वो अनुच्छेद 217 में किया गया है। और न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित परामर्श अनुच्छेद की, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वो अनुच्छेद 217 के 2 में किया गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखें। ये सब ऑब्जेक्टिव बेसिस जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और बताइए कि मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।